अगर होता है तो उसकी ट्रेनिंग जो है वो वहां पर दी जा रही, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कौन कौन से वो वेपन्स हैं जो अभी फिलहाल बेलारूस में डिप्लॉयड हैं, यानी कि वहां पर मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल हो सकता है, जिनकी वजह से लुकाशेंको का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई बताया जा रहा है। सबसे पहले बात बैलिस्टिक मिसाइल की करेंगे। इस्कंदर मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल, वो वहां पर तैनात है। फाइटर जेट्स की अगर हम बात करते हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है, सुखोई 30 वहां पर है। इसके अलावा सुखोई 30 के अलावा मिग 31K वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, किंजल, जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा रूस की ओर से किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 वहां पर मौजूद है, जिसकी तैनाती की गई है। टॉर M2 वहां पर है। बैटल टैंक्स की बात करते हैं तो 170 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स वहां पर मौजूद हैं। पूरी तरह से वहां बेलारूस में सारे आर्म्स और एमिनेशंस जो है वो रूस की ओर से पहुंचाए जा चुके हैं। सर, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि दोनों ही देशों की ओर से अपनी अपनी प्लानिंग यहां पर कर ली गई है, और जैसे बेलारूस को युद्ध के मैदान में तब्दील रूस करता हुआ नजर आ रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि जैसे नाटो देश, पश्चिमी देश रुके नहीं है। अब शायद वो जो उकसावे की कार्रवाई हुई थी वो एक अंत तक, एक अंजाम तक पहुंचा दी जाएगी रूस की ओर से। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है कि बेलारूस एक स्प्रिंग बोर्ड है, क्योंकि बेलारूस जो है ईस्ट यूरोप के साथ बहुत मिला हुआ है, और जमावड़ा रूस ने बेलारूस में बढ़ा लिया है। आपने ठीक बोला, 2 लाख से 3 लाख के करीब सैनिक हैं, 180 के करीब बस्त्रबंद गाड़ियां, 170 जो टैंक हैं, उसके बाद उसके सुखोई 31 है, उसके बाद मिग 31 है, और उसके बाद इस्कंदर मिसाइल लगी है, किंजाल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल। एक बहुत बड़ा जमावड़ा बढ़ा लिया है रूस ने, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर डाल रहा है रूस, अगर लड़ाई बढ़ेगी तो हम यूरोप की तरफ आएंगे। वो उनका टारगेट पोलैंड होगा, क्योंकि पोलैंड एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जो सामान आ रहा है यूक्रेन को, वो पोलैंड के थ्रू आ रहा है, सारी मदद पोलैंड के थ्रू आ रही है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी प्रेशर टैक्टिस है कि बेलारूस से वो पोलैंड की तरफ भी जा सकता है, बेलारूस से वो यूक्रेन में कीव की तरफ जा सकता है, और वहां पर एक प्रकार जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो लगा दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो पुतिन ये आपको इशारा कर रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हुई और वो जरूरत पड़ी तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है सिवाज सर, वहां पर आपने खुद संख्या गिनवाई सर, इतनी संख्या में तो सैनिक वहां पर मौजूद हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसकी भी ट्रेनिंग जारी है। हाँ बिल्कुल, यही एक बड़ा चिंता का विषय है कि अभी तक जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रूस के पास थे वो दूसरे देश को नहीं देता, क्योंकि ये एक पैक्ट है जो P5 कंट्रीज हैं, ये कोई भी न्यूक्लियर हथियार नॉन न्यूक्लियर देश को नहीं देते, मगर इन्होंने बेलारूस में दिया है, और उनकी एक प्रकार ट्रेनिंग भी हो रही है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की। तो क्या ये जाहिर होता है कि कल आने वाले समय में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल रूस कर सकता है। मगर एक चीज इसमें हमें ध्यान देनी पड़ेगी, जब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात आती है तो चीन रूस के साथ नहीं खड़ा हुआ। चीन का एक न्यूक्लियर वेपन के बारे में एक ही चीज है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये एक लगता थोड़ा सा फर्क है रूस और चीन के अंदर न्यूक्लियर हथियार लेके। बाकी के लिए चीन जो है रूस के साथ खड़ा हुआ है। यह भी सच्चाई है कि चीन ने कोई डायरेक्ट हथियार नहीं दिए रूस को, क्योंकि चीन एक चालाक देश है, उसको पता है उसका $3 ट्रिलियन का ट्रेड है अमेरिका से और यूरोप यूनियन से, उसमें अगर सैंक्शन लगती है तो उसके ट्रेड पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो अभी तक उसने डायरेक्ट हथियार नहीं दिए हैं, हो सकता आने वाले समय में इनडायरेक्टली वो बेलारूस या नॉर्थ कोरिया के थ्रू दे। मगर यह सच्चाई है, लड़ाई एक खतरनाक मोड पे पहुंच गई है, दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। रूस जो है एक स्प्रिंग ऑफेंसिव या समर ऑफेंसिव जिसको कहें, उसकी बड़ी जोरों से तैयारी कर रहा है। उसने 4 से 5 लाख का अपना सैनिक इकट्ठे कर लिए हैं, बस्त्रबंद गाड़ियां, टैंक वगैरह बेलारूस में भी और ईस्ट यूक्रेन में। इसी प्रकार जो नाटो की कंट्री है उसने भी बहुत ज्यादा हथियार यूक्रेन को दिए हैं। जिस प्रकार से उसने एक मेन बैटल टैंक दे रखे हैं, जो चैलेंजर 2 भी है, लेपर्ड 2 भी है, ब्राइम M भी है। इसके बाद सच्चाई ये है कि अब मिग 29 भी दे दिए हैं, और इसी प्रकार से ऐसा लगता है कहीं क्रीमिया के ऊपर जाने की बात हो रही है। तो इससे बहुत प्रेशर पड़ गया है पुतिन पे। अगर पुतिन पे क्रीमिया की तरफ कुछ आता है तो ऐसा सोचा गया है कि पुतिन कहीं न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल यहाँ पर ना कर दे। अगर क्रीमिया की बात आती है 2014 पर, जिस पर कब्जा जमाया गया था और जिसकी बात बार बार यूक्रेन करता है कि उससे कब्जा जो है वो छुड़वाना है, वो नाक का सवाल कहीं ना कहीं लगातार सिवाच सर बना हुआ है पुतिन के लिए।
सर आप बने रहिएगा हमारे साथ में। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रूस और बेलारूस के राष्ट्रपति की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। मॉस्को में दरअसल पुतिन और लुकाशेंको मिलेंगे। 5-6 अप्रैल को दोनों नेताओं की बैठक होने जा रही है। न्यूक्लियर वॉर पर दरअसल चर्चा हो सकती है। फिनलैंड के नाटो में आने के बाद ये बड़ी बैठक है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मॉस्को में ये मुलाकात होगी व्लादिमीर पुतिन की और साथ ही साथ में लुकाशेंको की। न्यूक्लियर वॉर पर चर्चा की जा सकती है। हाल ही में फिनलैंड नाटो का हिस्सा बन गया, 31वां देश बना, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ में न्यूक्लियर वॉर जिसकी बार बार चर्चा की जा रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल पुतिन की ओर से किया जा सकता है, उसको लेकर बात जो है वो यहां पर किया जा सकता है। ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण, जो 5 और 6 तारीख को होने जा रही है। अब आपको हम ये समझाते हैं कि पुतिन और लुकाशेंको की ये जो बैठक है ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। नाटो में फिनलैंड के शामिल होने के बाद ये पहली बैठक है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। नाटो देशों की संख्या बढ़ने के ठीक बाद ये बैठक हो रही है। 31वां देश बन गया है क्योंकि फिनलैंड। न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी पर चर्चा की संभावना है। क्या कुछ आगे स्ट्रैटेजी न्यूक्लियर वॉर को लेकर हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। इस्कंदर-M मिसाइल की तैनाती के बाद देखिए मीटिंग जो है वो यहां पर हो रही है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। तैनाती जो है वो उसकी यहां पर की गई है। और हमारे साथ सिवाज सर जो है वो लगातार यहां पर बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिवाज सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, इससे पहले जब दोनों ही नेताओं की बैठक हुई थी तो बहुत सारे हथियारों को सप्लाई करने की बात हुई थी, अब तो बाकायदा डिप्लॉय भी कर दिए गए हैं और अब मुद्दे बहुत अहम है जिनको लेकर दोनों नेता चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल श्वेता, ये सच्चाई है। लुकाशेंको जो हैं प्रेसिडेंट बेलारूस के, वो अभी मॉस्को में हैं और आपस में बहुत ज्यादा गठबंधन है पुतिन का और लुकाशेंको का। और जिस प्रकार से जमावड़ा दोनों तरफ बढ़ाया जा रहा है बेलारूस के अंदर, ये लगता है कि एक एक्सटेंशन ऑफ बैटलफील्ड हो गया है। रूस का जो भी हथियार भी, उसके बस्तरबंद गाड़ियां, उसके ट्रुप्स अभी बेलारूस में हैं। अब जो पहले न्यूक्लियर हथियार दिए गए, अभी इस्कंदर मिसाइल, किंजाल जो हाइपरसोनिक मिसाइल, तो ये एक बहुत बड़ी प्रेशर टैक्टिक्स है। और मुझे लगता है ये लड़ाई एक बहुत जबरदस्त रूप में जाने वाली है आने वाले 15 से 1 महीने के अंदर, क्योंकि दोनों तरफ से ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है। रूस भी जोरों से स्प्रिंग ऑफेंसिव की बात कर रहा है, वो हो सकता है बेलारूस से करे। बेलारूस से वो पोलैंड को भी डराने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रख लिए। स्पेशली फिनलैंड के ज्वाइन होने के बाद उसको लगता है कि उसको बाल्टिक से लेके बैरन सी तक प्लस ब्लैक सी से घेरा जा रहा है नेटो से। वो उसको काउंटर करने के लिए बेलारूस में बहुत ज्यादा हथियार जमा कर रहा है और ऐसे में वो अपना ब्लैक सी में भी जमावड़ा बढ़ा रहा है। उसको लगता है कि कहीं जो यूक्रेन क्रीमिया की तरफ हमला ना कर दे, क्योंकि अभी उसने क्रीमिया की जो डिफेंसेज है उसको बहुत मजबूत किया है। उसने कोस्टल गार्ड भी लगा दिए, उसने एयर डिफेंस सिस्टम है 400 भी लगाया। वो उसकी दुखती हुई नब्ज है, वो उसकी सॉफ्ट वैली है। अगर क्रीमिया को कुछ होता है तो मुझे लगता है पुतिन किसी हद तक जा सकते हैं और ऐसे में डर है कि कहीं पुतिन न्यूक्लियर हथियार का तो इस्तेमाल ना कर दे, यहाँ पर ना कर ले। सर, इसी बात को लेकर संशय जो है वो लगातार बना हुआ है। और इसी महाजंग के बीच में बड़ी खबर एक और है, बेलारूस ने महायुद्ध की बड़ी तैयारी कर ली है। सुखोई 24S बॉम्बर में न्यूक्लियर हथियार लगाए गए हैं। रूस की मदद से वॉर प्लेन को यहां पर मॉडर्नाइज किया गया है और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने दावा किया न्यूक्लियर अटैक के लिए बेलारूस की बड़ी तैयारी यहां पर है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने दावा किया न्यूक्लियर अटैक के लिए बेलारूस की ओर से बड़ी तैयारी जो है वो यहां पर की गई है। और देखिए ये सुखोई 24S बॉम्बर जिसमें न्यूक्लियर वेपन लगाए गए हैं, उसे मॉडर्नाइज किया गया है। उसकी खासियत क्या कुछ है जरा आप ये समझ लीजिए। इसकी लंबाई 22.59 मीटर की है। ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो वो 6.19 मीटर है। इसका वजन 22.3 टन है। गति, इसकी स्पीड 1320 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 2775 किलोमीटर की इसकी रेंज यहां पर है, जिसको यहां पर अभी फिलहाल इस्तेमाल के तौर पर तैनात यहां कर दिया गया। हमारे साथ सिवाज सर लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, सुखोई 24S बॉम्बर्स न्यूक्लियर वेपन लगाकर उनको मॉडर्नाइज वहां पर किया जा रहा है, मुलाकात होने जा रही है। नाटो से खौफ जो है वो कहीं ना कहीं रूस को, और सर यही वजह ही थी कि यूक्रेन पर हमला कर दिया गया था। स्ट्रैटेजी एक के बाद एक पुतिन बदलते हुए। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, पुतिन कहीं ना कहीं डिफेंसिव भी है, बैकफुट पे। जिस प्रकार से लड़ाई में उनको कोई खास अच्छी जीत नहीं मिल रही और वहां पर एक प्रकार स्टेलमेट आ गया है ईस्ट यूक्रेन में। बाखमुट भी उनको अभी तक नहीं मिल पाया है।
ऊपर से क्रीमिया को के ऊपर भी उनको लगता है डर सता रहा है, और कहीं ना कहीं मेन लैंड पे भी अटैक होने स्टार्ट हो गए हैं। और ऐसे में अब वो समझते हैं कि आर पार की लड़ाई करें। बेलारूस को जिस प्रकार से न्यूक्लियर हथियार दिए जा रहे हैं, और Su-24 जो कि बेलारूस का एक बॉम्बर है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बेलारूस एक नॉन न्यूक्लियर देश है, और नॉन न्यूक्लियर देश के होने के बावजूद भी रूस इसको न्यूक्लियर हथियार देना, इसके जो एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां से वो न्यूक्लियर हथियार को एक वार्निंग दे रहा है, एक डेंजर दे रहा है, और ये एक पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा। एक न्यूक्लियर देश नॉन न्यूक्लियर देश को न्यूक्लियर हथियार दे के वहां से इस्तेमाल करने का, तो ये मुझे लगता है ये लड़ाई का जो एक भयानक रूप आ रहा है, और ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब ये नहीं समझ आ रहा किधर जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियर हो गई तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और बड़ा संदेश सर जाहिर तौर पर रूस की ओर से देने के प्रयास किए जा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी स्थिति हो, हम रुकेंगे नहीं, और अगर जरूरत पड़ती है तो जो बार बार धमकियां यहां पर पहले दिन से दी जा रही थी न्यूक्लियर वॉर की, वो भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर इसी बीच जो है वो भी आपको एक और बताते हैं, नाटो रूस के बीच में टकराव जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा अभी फिलहाल बढ़ गया है। नाटो में फिनलैंड के शामिल होने से यह टकराव बढ़ा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को बड़ी धमकी दी है, नाटो से निपटने की रणनीति जो है वो रूस बनाएगा, यह कहना है व्लादिमीर पुतिन का। नाटो से दो हाथ करने को रूस तैयार है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से नाटो देशों में और रूस में जो टकराव है उसकी स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन की ओर से ये बयान जारी करते हुए ये कहा गया है कि अब नाटो से निपटने के लिए एक नई रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। तो आप समझिए नाटो में फिनलैंड शामिल हो गया है, और फिनलैंड का नाटो में शामिल होने से रूस को परेशानी आखिर क्या है वो आपको बताते हैं। रूस का आरोप है कि नाटो के विस्तार से उसे बहुत खतरा है। मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे जो मौजूदा स्थिति है वो आखिर इतनी ज्यादा खराब क्यों है। देखिए, दरअसल रूस पहले से ही नाटो देशों से घिरा हुआ है। ये तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे, ये रूस की तस्वीर है। बाकी ये जो सारे देश है इनकी आप देखेंगे तस्वीरें, नॉर्वे हो, एस्टोनिया हो, लातविया हो, ये सारे नाटो देश हैं। लिथुआनिया की अगर हम बात करते हैं, रूस पूरी तरह से नाटो देशों से यहां पर घिरा हुआ है। फिनलैंड जो है वो अब जो है वो इसमें शामिल हो चुका है, और अब आगे की स्थिति में जब 31वां देश यहां पर फिनलैंड बन चुका है तो उसके बाद से परेशानी रूस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी हुई नजर आ रही है।